बूढ़े बाबा सरपंच काका को मिलने के लिए उनके घर जाने के लिए आधी रात को ही निकल पड़े। वे सरपंच काका के घर के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें सरपंच काका और मोहन दोनों कहीं से आते हुए दिखे। दोनों को इतनी रात में बाहर से आते हुए देखकर उनका शक यकीन में बदलने लगा। तब बूढ़े बाबा ने सरपंच काका को पूछा, सरपंच जी, इतनी रात गए आप और मोहन कहां से आ रहे हैं? सरपंच काका और मोहन एकदम से बूढ़े बाबा को अचानक देखकर बौखला गए और हड़बड़ाते हुए सरपंच काका ने कहा, अरे वो बस कुछ नहीं, अनाज के भंडारे का दरवाजा खुला रह गया था तो तेज हवा से बार बार खुलकर बंद हो रहा था और आवाज कर रहा था, उसी को हम ताला लगाने गए थे। बस आप इतनी रात के यहां पर, आपको कोई काम था क्या? बूढ़े बाबा ने पूछा, अनाज के भंडारे का दरवाजा तो बहुत ही मजबूत और भारी है और आज रात को तो कोई तेज हवा चली भी नहीं, तो फिर इस तरह जोरों से खुल बंद हो सकता है? सरपंच काका और मोहन फिर से बड़बड़ाते हुए बोले, अरे वो ऐसा है कि बूढ़े बाबा ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या छुपा रहे हैं आप? और ये गंधर्व क्यों आए थे यहां पर? बूढ़े बाबा के मुंह से गंधर्व का नाम सुनकर सरपंच काका को एहसास हो गया कि बूढ़े बाबा से अब कुछ छुपाकर मतलब नहीं। मोहन कुछ बोलने गया कि सरपंच काका ने उसे रोकते हुए बूढ़े बाबा से कहा, यहां आइए बाबा, आपको सब कुछ बताता हूं। ये कहते हुए सरपंच काका बूढ़े बाबा को लेकर अपने घर के पीछे की तरफ गए और वहां पर उन्होंने बूढ़े बाबा को सब कुछ बता दिया। उन्होंने बूढ़े बाबा को बता दिया कि गांव में अनाज की भरपूर कमी हो गई थी और शादी तक भी चलने लायक अनाज नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने गंधर्वों को बुलाकर उनसे अनाज की सहायता मांगी। ये सुनकर बूढ़े बाबा को तसल्ली मिली और उन्होंने कहा, सरपंच जी, अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम मिलकर कुछ कर लेते। हमने गंधर्वों से पहले ही इतनी सहायता ले ली है, अब उनका हमारे पर एक और एहसान बढ़ जाएगा। गंधर्वों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा न हो कि हम उनके ऊपर ही आश्रित हो जाएं। आखिर वो भी तो बड़ी मेहनत से अनाज खुद उगाते हैं और इस पूरे गांव को कई महीनों तक चलने के लिए कितने मण हमें उनसे अनाज लेना होगा। बेमतलब हम उनके ऊपर बोझ बन गए हैं। सरपंच काका ने कहा, नहीं नहीं, अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि इतने कम समय में हम दूसरे किसी जगह से अनाज लाते भी तो कहां से लाते? ना यहां से कोई बाहर जा सकता है और ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, और दूसरे गांव के साथ संपर्क होता तो भी हमारे गांव के लोग के पास इतनी आमदनी भी नहीं है कि किसी से अनाज खरीद पाते। तो फिर हम क्या करते? बूढ़े बाबा ने अपना सर हिलाकर उनकी बात में सहमति दिखाई। तब मोहन ने कहा, और हमने रात का ये वक्त इसलिए चुना क्योंकि अगर गांव में किसी को पता चल जाता तो ये बात सिद्धार्थ भैया और गौरी दीदी को पता चलने में देर नहीं लगती, और अगर ऐसा हो जाता तो ये सिद्धार्थ भैया कभी स्वीकार नहीं करते और अनाज के कमी के कारण वे किसी से भी सहायता मांगने के बजाय अपनी शादी ही रुकवा देते। बड़ी मुद्दत के बाद इस गांव में खुशी के 2 पल आए। उन खुशी के पलों में हम दुख नहीं घोलना चाहते थे। बूढ़े बाबा ने अपना सर हिलाकर उनकी बातों में हामी भरी और फिर उनसे पूछा, तो क्या कहा गंधर्वों ने? सरपंच काका ने कहा, वे रूप बदलकर रसोइया बनकर कल यहां पर आएंगे और किसी को पता न चले, इस तरह अनाज, तेल, शक्कर सब लेकर आएंगे। ये सुनकर बूढ़े बाबा खुश हुए और उन्होंने कहा, सचमुच बड़े उपकारी है गंधर्व, उनका जितना आभार माना जाए उतना कम है। वाकई में वह इस गांव के लिए अन्नदाता बन चुके हैं। सरपंच काका और मोहन ने बूढ़े बाबा की बात में सहमति दिखाई और फिर बूढ़े बाबा आश्वस्त होकर फिर से नील भवन की ओर जाने के लिए रवाना हो गए। सरपंच काका और मोहन भी अपने घर में चले गए और दूसरे दिन सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगे। रात ढल गई और दिन निकल आया। लोग फिर से उत्साहित होकर बाहर आए और शादी की तैयारियां करने में जुट गए। उस दिन गांव में गणगौर की पूजा थी। सभी लोग उसकी तैयारियों में लग गए, खासकर सारी स्त्रियां। उस तरफ सिद्धार्थ और गौरी दोनों नहा धोकर शाम की पूजा की तैयारियां करने लगे थे। गौरी खुद नीचे बागीचे से जाकर पूजा के लिए ताजे फूल चुन रही थी ताकि वो उसकी माला बना सके। बूढ़े बाबा छज्जे पर बैठकर सूर्य की किरणों में योगासन कर रहे थे। तभी फिर से
पूरब से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई। बूढ़े बाबा योग करते हुए और ठंडी पुरवाई में मस्त होने लगे। लेकिन तब कुछ ही देर में उनकी नजर फिर से बाजू के एक पेड़ पर पड़ी और पिछली बार की तरह ही हवा पूरब दिशा से आ रही थी और पेड़ के पत्ते दक्षिण दिशा की तरफ लहरा रहे थे, जबकि पूरब दिशा से आती हुई हवा से पत्तों को पश्चिम दिशा में लहराना चाहिए। ये देखते ही बूढ़े बाबा को याद आ गया उस दिन भी उन्होंने ये चीज देखा था और उन्हें उसका अर्थ भी याद आ गया। अचानक उनका दिल बैठ गया। वे सिद्धार्थ और गौरी की शादी के खुशी में इतना खो चुके थे कि वो भूल गए थे कि उस दिन उन्होंने जब ये देखा था तो उसका अर्थ उन्हें साफ साफ पता चल गया था। तब उन्होंने अपने आप से कहा, पूरब से आने वाली ठंडी ठंडी हवा सिर्फ एक भ्रम था। उसी तरह इस गांव में आने वाला सुख सिर्फ एक भ्रम होगा और वास्तविकता और कुछ अलग ही होगी। तो क्या सिद्धार्थ और गौरी की शादी को लेकर गांव में जो लोग खुशियां मना रहे हैं अपने दुख को भूलकर सुख अनुभव कर रहे हैं? क्या ये सब एक भ्रम मात्र है? क्या इस सुख की आड़ में दुख और पीड़ा गांव के द्वार पर दस्तक दे रही है? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्या सिद्धार्थ और गौरी की शादी में कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है? नहीं नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो। उन्हें भी सुखी होने का अधिकार है, गांव वालों को भी सुखी होने का पूरा अधिकार है। और आखिर कुछ होने वाला है तो क्या होने वाला है? मुझे क्या करना होगा? इस गांव पर मुसीबत आ पड़े उससे पहले मुझे मुसीबत को इस गांव में आने से पहले ही रोक देना होगा। लेकिन कैसे? मुसीबत को रोकने से पहले मुसीबत क्या है ये तो पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर बूढ़े बाबा तुरंत ही उठे और नील भवन से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। वे अपने कमरे में अपने झोले को अपने कंधे पर टांगी रहे थे कि तब तक सिद्धार्थ और गौरी पीछे से आए और उन्होंने कहा, कहां जा रहे हैं बाबा? आज हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। बूढ़े बाबा के माथे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर बूढ़े बाबा ने अपने चेहरे पर झूठ मूठ की मुस्कान लेकर आए ताकि उन दोनों को उनकी चिंता के बारे में पता न चले और उनकी खुशियों को आंच न लगे। उन्होंने कहा, अरे लेकिन क्यों? तब गौरी ने कहा, क्योंकि हमने आपके लिए नए कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी को बुलाया। क्या आप हमारी शादी में भी यही पुरानी धोती और बंडी पहनोगे? बूढ़े बाबा ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे लेकिन मेरी कोई उम्र है सजने धजने की। अब मैं जैसा भी हूं ठीक हूं और मुझे कभी भी नए कपड़ों का शौक रहा ही नहीं है। ये सुनकर सिद्धार्थ हंस पड़ा और उसने कहा, ये बात हमें पता है बाबा, लेकिन हमारी शादी में हम आपको ऐसे पुराने कपड़ों में नहीं देख सकते। आपको नए कपड़े पहनने पड़ेंगे और अगर आपने नए कपड़े पहनने से मना कर दिया तो हम भी नए कपड़े नहीं पहनेंगे और यही पुराने कपड़ों में शादी करेंगे। बूढ़े बाबा आनाकानी करने गए, लेकिन गौरी और सिद्धार्थ के जिद के आगे उनकी एक न चली और ना चाहते हुए भी हंसकर उन्होंने हाँ कह दिया। उस तरफ सरपंच काका और मोहन गंधर्वों के आने की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उनके आने का समय हो चुका था और वाकई में गंधर्व रूप बदलकर वीरानगढ़ की तरफ आ ही रहे थे। अगर वे अपनी दिव्य विमानों में आते तो कोई उनको देख लेता और उनकी पहचान सबके सामने खुल जाती। इसलिए ये गंधर्व गांव से कुछ दूरी पर अपने विमान से उतर गए और अपनी मायावी शक्ति से उन्होंने कुछ बैलगाड़ियां बनाई और सारा सामान उसके ऊपर लादकर अपना रूप बदलकर उस बैलगाड़ी में बैठकर वीरानगढ़ की ओर आगे बढ़ने लगे। हवेली में बैठे हुए वीर जी को बस इसी मौके की तलाश थी। उन गंधर्वों को बैलगाड़ी में आते हुए देखकर वो हवेली के छज्जे पर आ गया और वहां पर अपनी राक्षसी विद्या से उसने एक पक्षी का रूप धर लिया और उन गंधर्व की ओर उड़ने लगा। ये गंधर्व किसी आम इंसान की भांति बैलगाड़ी में बैठकर आराम से आ रहे थे। तभी वीर जी पक्षी का रूप धरकर उनके पास पहुंचा और उनके ऊपर आकाश में मंडराने लगा। तभी उसने गंधर्वों में से एक गंधर्व को अपनी राक्षसी शक्ति से प्रभावित करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस गंधर्व को जोरों से लघु शंका लगी। तब उस गंधर्व ने कहा, तनिक रुकिए, मुझे लघु शंका लगी है। ये सुनकर बाकी के गंधर्व थोड़े चौंक गए, क्योंकि गंधर्वों को यह शक्ति प्राप्त थी कि वे अपनी लघु शंका और मल त्याग का समय निश्चित कर सके। तब एक गंधर्व ने उससे कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इस तरह अचानक बेवक्त तुम्हें लघु शंका क्यों लग गई?
तब उसने कहा, क्या पता, अब लगी है सो लगी है, मुझे इसी वक्त लघु शंका निवारण के लिए जाना होगा। ये कहकर उसने अपनी बैलगाड़ी को रुकवाई और उसमें से उतरकर एक बड़े से पेड़ के पीछे लघु शंका निवारण के लिए चला गया। बाकी के गंधर्व वहीं पर रुक गए। तब उस पक्षी का रूप धरा हुआ वीर जी उस पेड़ के पीछे लघु शंका निवारण करते हुए गंधर्व के पास आया और एकदम से उसके पीछे आकर अपने मूल रूप में खड़ा हो गया। वो गंधर्व कुछ समझ पाए उससे पहले वीर जी ने उस गंधर्व के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और जोरों से उसका सर इस तरह मोड़ दिया कि उसकी गर्दन टूट गई और वो वहीं पर गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, वीर जी ने अपने कमर से चाकू निकाला और उसके गले को काट दिया। वो गंधर्व वहीं पर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसके प्राण निकल गए। इस तरफ बाकी गंधर्व उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उसमें से एक ने कहा, इसे काफी समय लग गया, इंसान का रूप धरकर इसे इंसान की तरह लघुशंका होने लगी क्या? बाकी के गंधर्व हंसने लगे और उसमें से एक प्रमुख गंधर्व ने कहा, मुझे लगता है कि हमें देखकर आना चाहिए कि कहीं उसकी तबीयत वाकई में खराब तो नहीं हो गई। ये कहकर वो प्रमुख गंधर्व अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतर ही रहा था कि तब तक उस पेड़ के पीछे से वो गंधर्व बाहर निकला और अपनी बैलगाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा। तब उस प्रमुख गंधर्व ने उससे पूछा, अरे इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें? तब उस गंधर्व ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अब अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो अपनी बैलगाड़ी पर बैठ गया और सभी गंधर्व फिर से वीरानगढ़ की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। और बैलगाड़ी चलाते चलाते वह गंधर्व मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वह गंधर्व नहीं बल्कि वीर जी था, जिसने उस गंधर्व की हत्या करके उसका रूप धर लिया था। अब वह पूरी तरह से तैयार था वीरानगढ़ के लोगों के बीच में शामिल होने के लिए। उस तरफ गांव में औरतें मिलकर गणगौर की पूजा के लिए मूर्तियां बनाने में लग गई थी। बांस की लकड़ी, सूखी घास और गीली मिट्टी से मूर्तियां बना रही थी। तब मोतीबाई ने कहा, आज ईश्वर पार्वती रो खूब सजाना, सैकड़ों सालों रे बाद इस गांव में शंकर पार्वती रो विवाह होने वालों से जो कोई कमी रह जावे कोना। यह सुनकर गांव की एक औरत ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए मोतीबाई, आपके निर्देशानुसार ही सब काम हो रहा है। ना इनके साजो श्रृंगार में कोई कमी होगी और ना ही इनके पूजा में। इन सब तैयारियों के बीच में सरपंच काका और मोहन बेसब्री से गंधर्वों का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें वीरानगढ़ के मुख्य द्वार पर कुछ बैलगाड़ियां आते हुए नजर आई। तब सरपंच काका और मोहन दोनों ही खुश हो गए और उन्हें लेने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। तब गांव की एक औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे किसका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो लोग कौन है? तब मोहन ने कहा, पिताजी का कमाल देखो, उन्होंने बूढ़े बाबा की मदद से किसी तरह दूसरे गांव से बावर्ची और हलवाई बुलाए हैं और वे सब अपने साजो सामान के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनकर सभी औरतें एकदम उत्साहित हो गई और कुछ ही पलों में ये बात सारे गांव वालों में फैल गई और आज पहली बार दूसरे गांव से किसी को अपने गांव में आते हुए देखकर सभी एकदम से खुश और उत्साहित हो गए और सभी लोग एक साथ उन्हें देखने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए गांव के मुख्य द्वार की तरफ दौड़े चले गए। सरपंच काका और मोहन तेजी से चलते हुए गांव के मुख्य द्वार की तरफ पहुंचे और बैलगाड़ी से आते हुए गंधर्व को देखकर उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबको प्रणाम किया और कहा, स्वागत है आप सबका, आपको यहाँ पर आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? तभी उस मुखिया गंधर्व ने कहा, अरे नहीं नहीं, कष्ट किस बात का, हमारे सरपंच जी ने हमें यहाँ पर आने के लिए कहा और हम यहाँ पर आ गए। तब गांव की एक औरत ने पूछा, आप सबका नाम क्या है? अब सभी ने एक के बाद एक अपना नाम बताना शुरू किया। उस मुख्य गंधर्व ने अपना नाम भोला सिंह बताया और उस गंधर्व के रूप में बैठे हुए वीर जी ने अपना नाम गोगा सिंह बताया। बाकी सब गंधर्व ने भी अपने अपने झूठे नाम बता दिए। फिर एक के बाद एक सभी बैलगाड़ी उस गांव के अंदर प्रवेश करने लगे। जैसे ही वीर जी ने उस गांव के अंदर प्रवेश किया, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और उसने अपने मन में कहा, अब से वीरानगढ़ की पूरी बर्बादी का समय शुरू हो गया है। ये कहकर वो मन ही मन हंसने लगा। क्या होने वाला था आज की रात वीरानगढ़ में? क्या गणगौर की पूजा अच्छे से संपन्न होने देगा वीर जी? क्या सिद्धार्थ और गौरी की खुशियों में वाकई में बाधा पहुंचने वाली थी? बूढ़े बाबा किस तरह रोक पाएंगे इस अनहोनी को?
जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।